हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नर्स समीकरण की सहायता से इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करना सीखा था। इस लेक्चर में हम लोग नर्स इक्वेशन की सहायता से ही सेल पोटेंशियल ज्ञात करना सीखेंगे, यानी सेल का विभव ज्ञात करना सीखेंगे। तो हमारी आज की टॉपिक है नर्स समीकरण से सेल विभव ज्ञात करना। और इसके लिए भी एक लाइन हम लिख लेते हैं, जब सेल मानक अवस्था में स्थित नहीं होता है तो सेल विभव की गणना नर्स्ट समीकरण द्वारा की जाती है। और सेल विभव की गणना के लिए नर्स समीकरण हम लोगों ने डिराइव कर लिया था, इसमें अब कोई चेंजिंग नहीं करनी है। तो हमारा नर्स समीकरण क्या है? नर्स समीकरण है, फिर से लिख लेते हैं, ई सेल इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.059 बटे n log Q सेल विभव के लिए। ये किस पे है? एट 298 केल्विन, या इसी को कहेंगे 25 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करना है, हम देखेंगे कि डेनियल सेल के लिए नर्स समीकरण को किस तरह प्रयोग किया जाएगा, यानी डेनियल सेल का सेल विभव ज्ञात करने के लिए। तो उदाहरण स्वरूप ले रहे हैं, उदाहरण डेनियल सेल। और डेनियल सेल में क्या होता है? जिंक का ऑक्सीकरण होता है, कॉपर का अपचयन होता है। तो ये हो गया जिंक का ऑक्सीकरण और कॉपर का अपचयन। ये क्या है? सॉलिड अवस्था है, ये एक्वस है और ये सॉलिड अवस्था। तो डेनियल सेल के लिए सेल विभव निम्न प्रकार ज्ञात करेंगे। पहले क्या होगा? सेल के लिए हमको इलेक्ट्रोड की अभिक्रियाएं लिखनी होंगी कि एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है। तो एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण की होगी। और ऑक्सीकरण के लिए Zn से Zn2 प्लस 2e, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो गया। और कैथोड पर Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जा रहा है? कॉपर मेटल में चेंज हो जा रहा है। अब टोटल सेल अभिक्रिया ये हमारे ऐड कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अब चलो नर्स समीकरण को लिखते हैं। नर्स समीकरण से क्या देखेंगे? ई सेल इक्वल टू ई जीरो सेल दिया होगा दोनों के लिए, ई जीरो सेल माइनस, फिर क्या करेंगे? 0.059 बटे n। और n की जगह क्या हम लगाएंगे? जितने इलेक्ट्रॉन्स के मोल यूज हो रहे हैं, यानी ऑक्सीकरण में कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं? 2 मोल। और वही 2 मोल इलेक्ट्रॉन अपचयन के लिए ग्रहण किए गए, यानी कितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 2 मोल। यहाँ दोनों को ऐड नहीं करेंगे, केवल 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। क्यों? कि ऑक्सीकरण में 2 मोल इलेक्ट्रॉन त्यागे गए और अपचयन में वही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए गए। तो क्या हुआ? यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, तो n की वैल्यू हमारी 2 हो गई। लॉग, अब क्या करेंगे? हमको देखना है Q के लिए अभिक्रिया गुणांक निकालना है इस अभिक्रिया के लिए। तो Q कैसे यहाँ हम निकाल के दिखा देते हैं। क्या होता था? अभिक्रिया गुणांक कैसे निकालेंगे? तो उत्पादों का सांद्रण बटे
अभिकारकों का सांद्रण, अभिकारकों का सांद्रण। ठीक है, तो उत्पादों के सांद्रण को क्या लिखेंगे, ये हमारे उत्पाद हो गए। और उत्पाद में हमारा क्या दिख रहा है, जिंक 2+, इसका सांद्रण एक्वस है, इसका सांद्रण तो इकाई हो गया, एक हो गया, इसको छोड़ दिए। और यह क्या है, अभिकारक के रूप में हमारा है कॉपर, यहाँ फिर से इसका सांद्रण इकाई है, ये सॉलिड स्टेट में है, तो यहाँ पे क्या हुआ, Cu2+ का सांद्रण। ठीक है, एक और सब ट्रिक से हम जान जाएंगे कैसे होता है। यहाँ क्या होता है, एनोड वाले यानी जिस पात्र में एनोड है उसके सॉल्यूशन का सांद्रण बटे कैथोड के विलयन का सांद्रण। सीधा सीधा यूँ कह सकते हैं कि एनोड का कॉन्सेंट्रेशन बटे कैथोड का। तो यहाँ हमको ये वैल्यू क्यू की मिल जा रही है, इसको हम भर ले रहे हैं, log Zn2+ एक्वस का कॉन्सेंट्रेशन बटे Cu2+ एक्वस का कॉन्सेंट्रेशन, यानी दोनों का सांद्रण। तो हमको जब डेनियल सेल के लिए सेल विभव ज्ञात करना होगा 298 केल्विन पर, और क्या, कब, जब इनके सांद्रण एक इकाई नहीं होंगे, अलग होंगे, इसका सांद्रण इकाई नहीं होगा या फिर इसका सांद्रण इकाई नहीं होगा, तो उस समय हम क्या करेंगे, इस नॉट समीकरण की सहायता से E0 दिया होगा, E0 का मान रखेंगे और यहाँ पे सांद्रण भरेंगे दोनों यूनिट्स का, और क्या करेंगे, आगे कैलकुलेट कर लेंगे, तो डेनियल सेल के लिए हमारा सेल विभव ज्ञात हो जाएगा। एक उदाहरण की सहायता से हम समझेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन को लेते हैं। तो चलो, हमारा क्वेश्चन है, निम्न सेल के लिए 298 केल्विन पर EMF की गणना कीजिए। और सेल क्या दिया हुआ है, क्रोमियम, क्रोमियम से क्रोमियम 3 में पहुंच रहा है, यानी क्रोमियम का ऑक्सीकरण हुआ, इसकी सांद्रता दी हुई है 0.1 मोलर, और यानी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, लेफ्ट साइड में एनोड होता है, ये पहले भी हमने बताया है कि सेल रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं तो बाएं साइड एनोड और दाहिने साइड कैथोड को लिखते हैं। तो ये हमारा एनोड हुआ, यहाँ ऑक्सीकरण हो गया, ये कैथोड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन 2+ अवस्था से Fe में पहुंच रहा है, यानी इसका अपचयन हो रहा है। यहाँ आयरन 2+ का सांद्रण दिया है 0.01 मोलर, और क्या दिया है, E0 Cr3+ है, Cr, यानी कि क्रोमियम इलेक्ट्रोड के लिए मानक अपचयन विभव, क्रोमियम इलेक्ट्रोड के लिए मानक अपचयन विभव। यहाँ एक बात ध्यान दो, यहाँ E0 Cr से Cr3+ नहीं लिखा, जैसे ये लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि यह तो ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीकरण विभव देता तो इस तरह से लिखता, E0 Cr से Cr3+ इक्वल टू 0.75 वोल्ट। इसी को क्या किया, अपचयन विभव के रूप में दिया, क्योंकि ये मानक अपचयन विभव होता है, E0 तो मानक अपचयन के रूप में दिया, तो क्या कर दिया, ये प्लस को माइनस और Cr3+ से Cr के रूप में। ठीक है, अब आ गया, अब क्या किया, तथा ये मानक अपचयन विभव आयरन इलेक्ट्रोड का यानी कि कैथोड का Fe2+ से Fe में जा रहा है ये, तो इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है -0.45 वोल्ट। अब इसके लिए हमको क्या करना है, EMF की गणना करनी है, और EMF को ही हम कहते हैं सेल विभव, और उसी को हम कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, और यही EMF है। ठीक है, तो सेल विभव और EMF एक ही चीज है, ये हम पहले तुम लोगों को बता चुके हैं। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो चलो, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सेल अभिक्रिया लिखनी होगी। तो सेल के लिए इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं व सेल अभिक्रिया निम्न प्रकार होगी।
क्या पहले एनोड पे लिखते हैं, एनोड पर क्या होने वाला है, ऑक्सीकरण। तो Cr से Cr3+ में चेंज हुआ, इसका मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन यह लूज किया है, इसका ऑक्सीकरण हो गया क्रोमियम का और 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर आयरन Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Fe में चेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। अब क्या करना है, हमको दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ना है, जोड़ने पर हमको टोटल सेल अभिक्रिया प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। जोड़ने से पहले हमको इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना होगा, और इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करने के लिए अगर इस समीकरण में हम 2 से गुणा कर देते हैं और इसमें हम 3 से गुणा कर देते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 का गुणा इसमें किया, और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो 3 का गुणा इसमें, 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो जाएगा और 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी। तो इलेक्ट्रॉन पूरी सेल अभिक्रिया में हमको इलेक्ट्रॉन नहीं दिखनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन केवल कहाँ दिखते हैं, अर्ध सेल अभिक्रिया में ही दिखते हैं, टोटल सेल अभिक्रिया में नहीं दिखते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, यहाँ भी 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगी हमारी केवल सेल अभिक्रिया। तो जोड़ने पर सेल अभिक्रिया क्या प्राप्त होगी, देखो Cr है 2 से गुणा होगा तो क्रोमियम के 2 परमाणु होंगे 2Cr, और यहाँ पे क्या है Fe है 3 से गुणा होगा तो +3Fe 2+। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जा रहे हैं, इसको हम चलो यहाँ कैंसिल करके दिखाएंगे। प्लस इस लेफ्ट साइड में हमारा क्या मिलने वाला है, लेफ्ट साइड में क्रोमियम हो गया, फिर आयरन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स कितने 6e, एरो लगा दिया। अब राइट साइड में क्या है, Cr3+ है, 2 से गुणा करेंगे तो 2Cr3+, और इसके बाद क्या मिलेगा Fe 3Fe प्लस 3Fe प्लस, और क्या मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स है ना तो 6e। आप तो यहाँ हम कैंसिल कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमारे कैंसिल हो गए, इसीलिए नहीं लिख रहा था, इसको हम यहाँ से हटा दे रहे, मिटा दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे कैंसिल हो गए। ये हमारी है सेल अभिक्रिया। तो सेल अभिक्रिया अब मिल चुकी है हमको। अब हम आगे बढ़ते हैं, नर्स समीकरण लगाते हैं। नर्स समीकरण से, नर्स समीकरण क्या है, ई सेल इक्वल टू E0 सेल, टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन, तो हम क्या लगाएंगे E0 सेल माइनस 0.059 बटे n log Q। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या वैल्यू भरनी है हमको। E0 सेल निकालना होगा, दूसरा n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरा Q, 3 वैल्यू निकालनी है। E0 सेल हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है मानक अपचयन विभव एनोड का भी और कैथोड का भी। तो E0 सेल के लिए एक फार्मूला मिला था हम लोगों को पहले, वो फार्मूला क्या निकाले थे, E0 सेल मानक अवस्था में क्या E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये फार्मूला हम पहले से जानते हैं, और इसी से क्या करेंगे E0 सेल कैलकुलेट करेंगे। तो E0 सेल निकाल लेते हैं हम। E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड कितना है, दाहिने साइड वाला Fe2+ से Fe, तो Fe2+ से Fe यानी कि माइनस 0.45 वोल्ट दिया है। अब क्या करेंगे, इसी में से घटाना है एनोड को, एनोड के मानक अपचयन विभव को, तो माइनस, ये भी माइनस में है, माइनस 0.75 वोल्ट है। ठीक है, आप घटा रहे हैं, ये भी है माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस 0.45, ये वोल्ट हटा दे रहा हूँ, बाद में लिखेंगे। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया 0.75,
यानी कि अब हमको क्या करना होगा, ये वैल्यू ज़्यादा है, इसमें से घटा देते हैं इसको, तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 0.3 वोल्ट। E0 सेल हमको मिल चुका है 0.3 वोल्ट। अब क्या हमको निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा n की वैल्यू हमको कितनी दिख रही है, यहाँ कितनी वैल्यू दिखी थी 6e माइनस लिखे थे, प्लस यहाँ भी 6e माइनस लिखे थे, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं और एक तरफ 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या हमारी हो गई 6, तो n की वैल्यू हमको मिल जाएगी 6। अब तीसरी वैल्यू हमको निकालनी है q की वैल्यू के यहाँ निकाल लेते हैं। q इक्वल टू कितना आएगा, तो क्या बताएं, उत्पादों का सांद्रण बटे अभिकारकों का सांद्रण। यहाँ सांद्रण को लिख देते हैं क्या, Fe का सांद्रण दिया हुआ था 0.01 मोल, तो इसका सांद्रण लिख दे रहे 0.01 मोल Fe का सांद्रण है, और क्रोमियम आयन का सांद्रण दिया हुआ है 0.1 मोल। ये हमारा सांद्रण हो गया। तो Q को कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, यानी कि क्रोमियम आयन का सांद्रण। अब यहाँ देखो इसके आगे 2 है, स्टोइचियोमेट्री की घात चढ़ेगी की घात 2, और आयरन आयन का सांद्रण Fe का Fe फेरस आयन है Fe2 प्लस का सांद्रण, और इसकी घात चढ़ेगी, इसके आगे 3 है तो इसकी घात चढ़ेगी 3। फिर भर लो, क्रोमियम का कितना है 0.1 मोलर है, तो इसकी घात हम चढ़ाएंगे 2, और इसका है 0.01 मोलर है, तो इसकी घात चढ़ाएंगे 3। चलो अब समीकरण में सारी वैल्यूज को भर देते हैं। तो ई सेल इक्वल टू E0 सेल, अब हम सीधे लिख दे रहे हैं यहाँ से। E0 सेल कैलकुलेट कर चुके हैं, 0.3 वोल्ट है, 0.3 वोल्ट E0 सेल, माइनस 0.059 बटे n की वैल्यू 6 निकाल चुके हैं, n की वैल्यू हम 6 निकाल चुके हैं, लॉग कॉन्सेंट्रेशन को अब रख देना है सीधे Q की वैल्यू यहाँ 0.1 की घात 2 बटे 0.01 की घात 3। चलो आगे बढ़ाओ इसको, 0.3 माइनस 0.059 बटे 6 लॉग, यह क्या हो जाएगा 0.01, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.00501, यानी कि यहाँ हमने क्या किया 0.1 गुणे 0.1 किया तो 0.01 मिल गया। यहाँ क्या किया 0.01 गुणे 0.01 गुणे 0.01, यानी कि 6 अंक पे दशमलव है हमारा, तो ये वैल्यू मिल गई हमको। अब यहाँ से क्या हमको मिलने वाला है, अगर पॉइंट को 2 स्थान इधर खिसकाते हैं तो ये भी 2 स्थान इधर खिसकेगा, यानी नीचे हमारा बच जाएगा 10⁻⁻�4, उसको ऊपर लेके आएंगे तो 10 का पावर 4 बचेगा। अगले स्टेप में इसको लिख दे रहे हैं 10 का पावर 4 इक्वल टू 0.3 माइनस 0.059 बटे 6 लॉग 10 का पावर 4, 10 के घात 4, और हम जान रहे हैं कि लॉग 10 का पावर 4 है तो इसकी वैल्यू 4 होगी। क्यों, क्योंकि ये कॉमन सा फार्मूला है, मैथ के बच्चे जानते होंगे, बायो के बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है। लॉग बेस 10 जब होता है तो 10 के ऊपर जो भी घात होती है, अगर 2 घात है तो इसकी वैल्यू 2, अगर घात 3 है तो इसकी वैल्यू 3। अगर फार्मूले के रूप में लिखे इसको तो लॉग बेस a की घात b है इक्वल टू b, ये फार्मूला है। तो यह हमको क्या मिल जाएगा 4।
तो 0.3 माइनस 0.059 गुणे 4 बटे ये हो गया है 6। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो 0.3 माइनस 0.0393 इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 0.2607 वोल्ट, और ये होगा हमारा आंसर। तो ठीक है, इस प्रकार से हम अगर नर्ड समीकरण से शेल विभव ज्ञात करने को आता है तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।